लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट। सबसे पहले आप सभी लोगों को, मेरे सभी दर्शकों को, सभी सब्सक्राइबर्स को, दोस्तों को, वेल विशर्स को इस नए वर्ष 2024 की ढेर सारी मुबारकबाद। आप सभी लोगों के सहयोग से साल के आखिरी दिन तक जाते जाते मेरे चैनल में 2,20,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। इसके लिए भी आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो जाता है, इसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में चार्जशीट आती है। कोर्ट के द्वारा उस चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लिया जाता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद जब एक्यूज्ड हाजिर हो जाता है, बेल वगैरह करा लेता है, इसके बाद फिर उस व्यक्ति के विरुद्ध चार्ज फ्रेम किया जाता है, आरोप तय किया जाता है। तो एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि आरोप तय करते समय क्या आरोपी व्यक्ति को अतिरिक्त रूप से कोई कागजात, कोई दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करने का कानूनी अधिकार है? आज के इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण लीगल सवाल के ऊपर बातचीत करने जा रहा हूं। आज देखेंगे कि चार्ज बनाते समय न्यायालय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को देखेगी, किन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करेगी। साथ ही यह भी देखेंगे कि अभियुक्त व्यक्ति को क्या कोई अतिरिक्त रूप से कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करने का कानूनी अधिकार है या नहीं है। अभी अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर एक ज़बरदस्त जजमेंट भी दिया था। उस जजमेंट का भी जिक्र करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसी भी आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट आने के बाद, बेल वगैरह कराने के बाद जब आरोप तय किए जाते हैं तो आरोप तय करते समय किस तरीके से अपराधों की गंभीरता को देखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से देखनी चाहिए। इस संबंध में जो कानून कहता है और जो लगातार हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं कि आरोप तय करते समय मजिस्ट्रेट के न्यायालय को या सेशन कोर्ट हो या मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो, सिर्फ प्राइमा फेसाई केस देखा जाएगा। प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि नहीं बनता है। इवन यदि आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस द्वारा जो चार्जशीट भेजी गई है, पुलिस रिपोर्ट्स के साथ जो डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं, उनसे अगर डाउट भी होता है तो भी चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। सिर्फ यह कोर्ट को देखना है कि जो आरोप इस व्यक्ति पे लगाए गए हैं, विवेचक महोदय ने जो एविडेंस कलेक्ट की गई है, उन आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है, सिर्फ यह देखा जाता है। अब जो दूसरी बात है कि कोर्ट किन कागजों को देखेगी, जो पुलिस द्वारा चार्जशीट के साथ, केस डायरी के साथ जो एविडेंस संलग्न करके भेजी गई है, सिर्फ उसी के बेसिस पे चार्ज फ्रेम करेगी या अभियुक्त को अतिरिक्त रूप से अपने दस्तावेज दाखिल करने का भी कानूनी अधिकार होगा, इस बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस संबंध में बहुत ही सेटल लॉ है कि चार्जशीट के साथ जो केस डायरी और उसके साथ जो एविडेंसेस कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोर्ट में सबमिट करता है चार्जशीट के साथ, कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस लेके आगे बढ़ाती है। जब कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगी, चाहे वारंट ट्रायल हो, समन ट्रायल हो या सेशन ट्रायल हो, जब चार्ज फ्रेम करेगी तो चार्ज फ्रेम करते वक्त सिर्फ केस डायरी के साथ संलग्न जो डॉक्यूमेंट्स, जो एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोर्ट में सबमिट की है, सिर्फ उन्हीं को देखेगी। पुलिस रिपोर्ट के अलावा कोई भी बाहरी डॉक्यूमेंट कोर्ट नहीं देखेगी। अभियुक्त के द्वारा अगर डिस्चार्ज एप्लीकेशन के साथ कोई और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट लगा भी दिए गए हैं तो भी कोर्ट उन एडिशनल डॉक्यूमेंट को नोटिस नहीं करेगी। सिर्फ पुलिस द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं केस डायरी के साथ, उन्हीं को देखेगी। इसी तरीके का एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी अक्टूबर में इसमें एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया जाता है। तो देखते हैं कि उस केस के फैक्ट क्या थे और उस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। दोस्तों, गुजरात का मामला था। एक पूर्व पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एंटी करप्शन एक्ट 1988 की जो धारा है 13(1)(e) और 13(2) के तहत एक FIR रजिस्टर्ड कराई जाती है। इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट आती है। चार्जशीट आने के बाद मजिस्ट्रेट की न्यायालय उसको कमिट करती है सेशन कोर्ट में। चूंकि सेशन में चलता है, एंटी करप्शन एक्ट की स्पेशल कोर्ट्स होती हैं।
और वहां पर जब चार्ज की स्टेज आती है तो आरोपी व्यक्ति के द्वारा सेक्शन 227 सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की जाती है और यह कहा जाता है कि मेरे खिलाफ कोई भी प्राइमा फेसाई मामला नहीं बनता। जो एविडेंस आई है चार्जशीट के साथ उसमें मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी दाखिल किए जाते हैं। डिस्चार्ज की प्रेयर की जाती है। जो सेशन कोर्ट थी, एंटी करप्शन एक्ट की कोर्ट थी, वह कोर्ट डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर देती है। सेशन कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ आरोपी व्यक्ति के द्वारा गुजरात हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की जाती है। गुजरात हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कर देते हैं और आरोपी व्यक्ति को यह कहते हुए डिस्चार्ज करने का ऑर्डर कर देते हैं कि जो उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिनसे पैसा लेन देन का आरोप है, उस संबंध में कोई भी एविडेंस नहीं है। अब स्टेट ऑफ गुजरात के द्वारा हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट होता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली क्या जजमेंट दिया जाता है। साथियों, गुजरात हाई कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। क्रिमिनल अपील नंबर 2504/2023 गुजरात राज्य बनाम दिलीप सिंह किशोर सिंह राव। ये पूरी इस डिटेल आपके स्क्रीन पे है और स्टेट की तरफ से यह आर्गुमेंट किया जाता है कि कॉग्निजेंस लेते समय और चार्ज बनाते समय सिर्फ प्रथम दृष्टया देखा जाएगा, सिर्फ यह देखा जाएगा कि आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध केस को आगे बढ़ाने के लिए केस डायरी के साथ जो संलग्न करके सबूत भेजे गए हैं वो सफिशिएंट हैं या नहीं हैं। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल भी लेट डाउन किए जाते हैं और यह कहा जाता है कि आरोप पत्र के साथ रिकॉर्ड पर रखे गए जो भी सबूत हैं उस रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि आय से अधिक संपत्ति को साबित करने के लिए सभी तत्व मौजूद हैं। भले ही दो दृष्टिकोण संभव हों, ऋण खाते और ऑस्ट्रेलिया से अन्य आय और कृषि आय के संबंध में आरोपी के खिलाफ संदेह है। इस स्तर पर न्यायालय को घूम घूम कर जांच करने और साक्ष्यों को तौलने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि मुकदमा समाप्त हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि जब ट्रायल में जिस गंभीरता के साथ एविडेंस को एप्रिशिएट किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है चार्ज बनाने की स्टेज पर, उस तरीके से एविडेंस को एवेल्युएट नहीं किया जाएगा। बहुत गंभीरता पूर्वक डिटेल में एविडेंसेस का एनालिसिस नहीं किया जाएगा चार्ज बनाते समय, सिर्फ प्राइमा फेसाई देखा जाएगा। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के, वो आरोप प्रथम दृष्टया साबित होते हैं और अभियुक्त व्यक्ति ने जो एडिशनल एविडेंस दाखिल की हाई कोर्ट के समक्ष और ट्रायल कोर्ट के समक्ष भी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उन पे नोटिस नहीं लिया, हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में उनका कुछ ना कुछ जिक्र किया था, उस बात को, उस आदेश को हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज करते हुए यह प्रिंसिपल होल्ड किया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति को आरोप तय करते समय आरोपी की कोई भी सामग्री नहीं पढ़ी जा सकती है, ना ही आरोपी को कोई अतिरिक्त सामग्री पेश करने का कानूनी अधिकार है। इस तरीके से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जाता है जिसमें हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के डिस्चार्ज एप्लीकेशन के रिजेक्शन ऑर्डर को खारिज कर दिया था। यानी हाई कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज करने का ऑर्डर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस डिस्चार्ज करने के ऑर्डर को खारिज कर दिया और यह प्रिंसिपल लेट डाउन किया कि आरोपी को कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट, एडिशनल एविडेंस चार्ज की स्टेज पर देने का कानूनी अधिकार नहीं है। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें और मेरे द्वारा जो वीडियो में कानूनी जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें, जिससे कानून की महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी लोगों तक पहुँच सकें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।